नमस्कार साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र या यूं कहें टीएएफ शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से ऑनलाइन किया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको टीएएफ ऑनलाइन करने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि टीएएफ ऑनलाइन करने की समय सारणी क्या है, उस टीएएफ ऑनलाइन करने के दिशा निर्देश क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उस वीडियो को देखकर आपके कार्य को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं कि टीएएफ ऑनलाइन आप शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से कैसे करेंगे, उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया। तो सबसे पहले साथियों मैं परिचित करवाता हूं उन दिशा निर्देशों से जो टीएएफ ऑनलाइन करने से संबंधित जारी किए गए हैं। उन दिशा निर्देशों से परिचित होना आपका आवश्यक है और साथ में आपको बता देता हूं कि समय सारणी क्या रहने वाली है, कौन से अध्यापक को कब अपना टीएएफ ऑनलाइन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम दिशा निर्देशों से और समय सारणी से परिचित होते हैं। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र या टीएएफ ऑनलाइन करने से संबंधित दिशा निर्देशों एवं समय सारणी की जानकारी के लिए हमें सबसे पहले परिचित होना होगा इस परिपत्र से जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया था, जिसका विषय था शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीएएफ प्रथम 6 जनवरी से जून ऑनलाइन अपलोड करने बाबत। इसमें हमें बताया गया था उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वार्षिक कार्य योजना सत्र 2023-24 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र या यूं कहे टेप अंतर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा 1 से 12 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के कार्य का स्व मूल्यांकन, शिक्षण दौरान आने वाली कठिनाइयां, चुनौतियों के आकलन एवं शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस तैयार किया जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वार्षिक कार्य योजना 2023-24 बनाई जा रही है उसमें एक कक्षा 1 से 12 में जो शिक्षक हमारे अध्यापन करवाते हैं उनको शिक्षण में आने वाली कठिनाइयां, चुनौतियां और प्रशिक्षणों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो ये डेटाबेस किस आधार पर तैयार किया जाएगा, इसी परिपत्र के द्वारा तैयार किया जाएगा। ये परिपत्र आपका स्व मूल्यांकन रहेगा, आपके द्वारा आपका खुद का मूल्यांकन किया जा रहा है, वही डेटा आपको यहाँ अपलोड करना है, ऐसा यहाँ हमें निर्देशित किया जा रहा है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश पत्रांक 3596 दिनांक 28/7/23 द्वारा पूर्व में भिजवाए जा चुके हैं। तो आपको जो विस्तृत दिशा निर्देश जो टीएएफ ऑनलाइन करना है उससे विस्तृत दिशा निर्देश आपको जो परिपत्र पहले जारी हुआ था 28/7/2023 को, जिसका क्रमांक था 3596, उसमें जारी किए जा चुके हैं। यदि आप उस परिपत्र से परिचित होना चाहते हैं तो इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है, जिसमें आपको जो ये पत्र जारी हुआ था इससे संबंधित सारी जानकारी, इस परिपत्र में क्या क्या जानकारी दी गई थी वो संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में अवेलेबल करवाई है। तो आप उन दिशा निर्देशों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो की सहायता लेकर उन दिशा निर्देशों को जान सकते हैं। बाकी आगे यहाँ जो हमें आदेश में बताया जा रहा है, प्रत्येक संबंधित शिक्षक एवं संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरा जाना है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है, जितने भी हमारे शिक्षक साथी है, भले वो संस्था प्रधान हो या विषय का अध्यापन कराते हो, सबके द्वारा ये जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है ये ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ बिल्कुल अंडरलाइन किया गया है इस बात को। अतः शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम 6 जनवरी से जून 2023 में संपादित कार्यों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड करवाना जाना सुनिश्चित करें। अब आपको जो आप यहाँ डेटा ऑनलाइन करेंगे इस परिपत्र में, मतलब टीएएफ में जो डेटा ऑनलाइन करेंगे वो कब से कब तक के करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2023 से जून 2023 आखिरी तक के डेटा आपको यहाँ ध्यान में रखते हुए ही इस परिपत्र को आपको ऑनलाइन करना है। बाकी जो हमारा जैसे जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया या अगस्त निकल गया तो वो डेटा अभी आपको नहीं लेना है। हालांकि अगस्त और सितंबर नहीं निकला है, परंतु जो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि इसमें जुलाई का और अगस्त का डेटा आपको सम्मिलित नहीं करना है। आपको डेटा सम्मिलित करना है, जो भी जानकारी आप देंगे वो 1 जनवरी 2023 से जून 2023 तक की ही देंगे जो आप टीएएफ ऑनलाइन करेंगे उसमें। आगे यहाँ कहा जा रहा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र निम्नानुसार अवधि में पूर्ण किए जाएंगे।
तो अब समय सारणी क्या रहने वाली है साथियों, क्योंकि हमारे शिक्षक साथी है जो प्रारंभिक शिक्षा में भी काम करते हैं और माध्यमिक शिक्षा में भी काम करते हैं, बहुत से साथी हमारे वरिष्ठ अध्यापक है, बहुत से व्याख्याता है या प्रिंसिपल है, तो उनके लिए समय अवधि अलग अलग निर्धारित की गई है ताकि सर्वर पर अनावश्यक लोड ना आए। अगर सबका एक साथ ये टीए भरना ऑनलाइन सबका एक साथ कर दिया जाता है तो उससे होता क्या है कि सर्वर पर लोड आता है और आप आपका कार्य नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है, आपको बहुत समस्या आती है। इसलिए विभाग इस बात को जानता है तो उन्होंने क्या किया, हमारे लिए समय सारणी निर्धारित कर दी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्रम संख्या 1 में आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 लेवल 2 शिक्षक एवं संस्था प्रधान आप किस किस को भरना है। प्रथम चरण में जो अपना टीएएफ ऑनलाइन करना है, प्रारंभिक शिक्षा के लेवल 1 लेवल 2 के शिक्षक और संस्था प्रधान, ये जो टीएएफ अपना ऑनलाइन करेंगे उनकी समय अवधि रहेगी 23 अगस्त से 31 अगस्त लास्ट रहेगी। मतलब इस तिथि या इस अवधि के मध्य ही आपको आपका टीएएफ ऑनलाइन करना है। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो शिक्षक है या संस्था प्रधान है उनके जो टीएएफ है वो नहीं भरे जाएंगे, उसको लॉक कर दिया जाएगा। आगे यहाँ बताया जा रहा है माध्यमिक शिक्षा, मतलब माध्यमिक शिक्षा में जो हमारे शिक्षक साथी कार्यरत है जैसे अध्यापक लेवल 1 अध्यापक लेवल 2 एवं समस्त वरिष्ठ अध्यापक मतलब सेकंड ग्रेड टीचर, उनको जो अपना टीएएफ ऑनलाइन करना है उनकी समय अवधि क्या रहने वाली, 1 सितंबर से 11 सितंबर 2023 तक उनको अपना टीएएफ एनी हाउ कंडीशन ऑनलाइन करना होगा। आगे यहाँ बताया जा रहा माध्यमिक शिक्षा में जो हमारे व्याख्याता है, संस्था प्रधान है या मॉडल विद्यालय के शिक्षक है या संस्था प्रधान है, उनको जो अपना टीएएफ ऑनलाइन करना है उसकी समय अवधि है 12 सितंबर से 20 सितंबर 2023। तो साथियों इस समय सारणी को आपको ध्यान में रखते हुए ही आपका टीएएफ ऑनलाइन करना है। अब बात आती है आवश्यक दिशा निर्देश। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में बताया था कि आपको जो आप टीएएफ ऑनलाइन करेंगे तो उससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ आवश्यक दिशा निर्देश क्या है उससे भी मैं आपका परिचय करवा देता हूं। तो पहला जो निर्देश हमें यहाँ दिया गया है, प्रत्येक शिक्षक एवं संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन रूप से भरा जाना है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो आपका ये टीएएफ है ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन एनी हाउ कंडीशन इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र स्टाफ कॉर्नर स्टाफ लॉगिन द्वारा भरा जाएगा। यहाँ आपको क्लियर किया जा रहा है कि जो आप शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करेंगे वो स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ही ऑनलाइन होंगे, ना कि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से। मैं बिल्कुल आपको इस बारे में तो विस्तृत रूप से वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे स्टाफ विंडो से आपका जो टीएएफ है वो ऑनलाइन करना है। ये वीडियो ही इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो आगे मैं जानकारी दे दूंगा। जो आप यहाँ चाहते हैं कि शिक्षक मूल्यांकन स्टाफ कॉर्नर से कैसे भरेंगे तो वो आगे आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिया गया है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर आवश्यक टिप्पणी संबंधित नियंत्रण अधिकारी विद्यालय पीईओ यूसीओ के लॉगिन से की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि आप शिक्षक साथी है तो आपको तो सिर्फ आपका टीएएफ ऑनलाइन करना है या उसमें आपका स्वमूल्यांकन आपको कर देना है। उस पर जो आवश्यक टिप्पणी की जाएगी वो पीईओ या यूसीओ लॉगिन से की जाएगी। ये हमारे नियंत्रण अधिकारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या टिप्पणी करते हैं। नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा की गई प्रविष्टि से संबंधित साक्ष्य प्रमाण की जांच उपरांत ही प्रमाणीकरण करे। तो ये हमारे नियंत्रण अधिकारी के लिए मुख्य रूप से निर्देश है कि जो भी हम टीएएफ ऑनलाइन करेंगे उसमें सूचनाएं फिल करेंगे उनको साक्ष्य को प्राप्त करना है और साक्ष्यों के आधार पर ही वो उस पर टिप्पणी करेंगे। ये नियंत्रण अधिकारी के अधीन कार्य है। शिक्षकों द्वारा गत सत्र में किए गए समस्त ऑनलाइन, साथियों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तीसरे नंबर का है, हमारे शिक्षक साथी या शिक्षिकाएं हैं उनके लिए। तो आपको इस पॉइंट पर बिल्कुल ध्यान देना है। शिक्षिकाओं द्वारा गत सत्र में किए गए समस्त ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षणों की सूचना पोर्टल पर इंदराज करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल पूर्ण कर समेकित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो आप टीएएफ ऑनलाइन करेंगे वो आप कब से कब तक के कर रहे हैं। टीएएफ की समय अवधि क्या है, 1 जनवरी 2023 से जून 23 तक जितने भी आपने प्रशिक्षण चाहे भले वो ऑनलाइन प्राप्त किए हो चाहे ऑफलाइन प्राप्त किए हो उनकी सूचना आपको यहाँ फिल करनी होगी टीएएफ में। पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपने प्रशिक्षण पूर्ण किया है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे आपको यहाँ बता दिया जाएगा, ये भी क्लियर किया जा रहा है।
समेकित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की स्थिति में प्रशिक्षण संबंधी सूचना इंद्राज नहीं की जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है लेकिन आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसकी सूचना टीएएफ में ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऐसा आपको यहाँ स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। अब आगे जो चौथे नंबर का निर्देश दिया गया है ये भी हमारे नियंत्रण अधिकारी के लिए है, परंतु मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। पीईओ, यूसीओ एवं एडीपीसी लॉगिन पर उपलब्ध टीएएफ की रिपोर्ट का नियमित अवलोकन कर संबंधित अधिकारी निर्धारित समय अवधि में उनके अधीनस्थ समस्त शिक्षकों, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधानों से टीएएफ की ऑनलाइन फीडिंग करवाया जाना सुनिश्चित करे। जो मतलब यहाँ जो समय अवधि दी गई है उसी समय अवधि के अंतर्गत हमें टीएएफ हमारा ऑनलाइन करना है। इसमें हमारे सभी नियंत्रण अधिकारी जैसे हमारे पीईओ हो गए, यूसीओ हो गए या सीबीओ हो गए और हमारे जो संस्था के अधिकारी हो गए, इन सबको इसकी मॉनिटरिंग करनी है। और ये परिपत्र जो है हमें जो टीएएफ है इसे निश्चित समय अवधि में भरा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अब साथियों एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको यह याद दिला दूं कि जो परिपत्र पहले जारी किया गया था उसमें स्पष्ट किया गया था कि जो भी आप टीएएफ ऑनलाइन करेंगे उसको आपको प्रिंट आउट लेना है, आपके विद्यालय में एक फाइल बनानी है, उस फाइल में उस टीएएफ को लगा के रखना है। जो भी नियंत्रण अधिकारी आपके विद्यालय में आएंगे या फिर कोई भी अधिकारी आपके विद्यालय में आएंगे तो वो आपसे आपने जो टीएएफ भरा है उसकी कॉपी मांग सकते हैं, उसका डेटा देख सकते हैं, आपसे सवाल कर सकते हैं। तो जो भी आप सूचनाएं फुलफिल करेंगे और जो टीएएफ में आपसे मांगी जाए, क्योंकि आपका स्व मूल्यांकन हो रहा है, तो जो सूचनाएं आप फिल करेंगे उनसे संबंधित आपके पास पूरा जवाब होना चाहिए। आपको मतलब गलत सूचनाएं इंद्राज नहीं करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप टीएएफ जो ऑनलाइन करेंगे जो उसका प्रिंट आउट आपको आपके पास रखना है। तो ये थे साथियों दिशा निर्देश और समय सारणी, जिससे मैंने आपको परिचित करवा दिया है कि आपको टीएएफ कब बनना है, उससे संबंधित दिशा निर्देश क्या है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपको स्टाफ लॉगिन के माध्यम से टीएएफ कैसे ऑनलाइन करना है, उससे जुड़ी प्रक्रिया। ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा स्टाफ शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पैनल पर। साथियों आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, जिस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहां पर पहुंच जाएंगे। जो स्टाफ लॉगिन का होम पेज है या स्टाफ लॉगिन का पैनल है आप वहां पहुंच जाएंगे। आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से इसको फुलफिल नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ आपको आपकी स्टाफ एनआईसी आईडी इंटर करनी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन के कोड आपको नहीं डालने हैं। आप जो आपके स्टाफ आईडी के कोड है वो कोड आप यहाँ डाल लेंगे। आपके व्यक्तिगत आईडी लॉगिन करने के जो पासवर्ड है वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिया हुआ है, उसको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है जैसा मैंने एंटर किया हुआ है। फिर आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। आप जैसे ही लॉगिन होंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको 3 वर्ड लाइन दिखाई देगी जहां मेरा कर्सर जा रहा है, उन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो ऑप्शन मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं ऐसे ऑप्शन आपको खुलकर दिखाई देंगे। तो अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। साथियों आपको इस ऑप्शन का ध्यान रखना है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहीं क्लिक करना है। जो आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे कई अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा टीएएफ 2023 पार्ट 1 नेम से ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। यहाँ ऊपर आपको मिलेगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक। मतलब आपको जो यहाँ सूचनाएं फुलफिल करनी है, जो आप ये टीएएफ ऑनलाइन करेंगे कब से कब तक की उसमें करेंगे स्पष्ट आपको यहाँ कर दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की सूचनाएं आप यहाँ फुलफिल करेंगे। उसके बाद आपसे संबंधित आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। यदि इस इंफॉर्मेशन में किसी भी प्रकार की गलती है तो आपको जो आपका परिपत्र 10 है शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से
उसको अपडेट करना है। जब आप उसको अपडेट कर देंगे तभी आपको यहाँ सूचनाएं सही दिखाई देगी। तो ये आपकी सूचनाएं आपको यहाँ से चेक कर लेनी है, जो भी सूचनाएं आ रही है वो सही है या नहीं। उसके बाद आना है साथियों आपको नीचे की ओर। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपको यहाँ जो है डार्क बिंदु यहाँ पर मिलेगा और यहाँ लिखा रहेगा जनवरी 2023 से जून 2023। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप सूचनाएं या फुलफिल कर रहे हैं वो जनवरी 2023 से जून 2023 की फुलफिल करेंगे। आपके टीएफ के कितने भाग रहेंगे? भाग 1, भाग 2 और भाग 3 रहेंगे, मतलब तीनों भाग आपको फुलफिल करने होंगे। संपूर्ण जानकारी अभी मैं देने वाला हूं तीनों भागों को आपको कैसे भरना है। तो हम यहाँ देखेंगे पहले बिंदु में हमसे कहा जा रहा है वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय। अब कोष्टक में आपको यहाँ लिखा गया है, यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2023-24 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप यदि टीएएफ ऑनलाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कार्य कौन सा करना है? आपके शाला दर्पण को लॉगिन करना है। और यदि आपने वहां पर आपके जो विषय अध्यापक मैपिंग नहीं किए हैं तो वो विषय अध्यापक मैपिंग आपको सबसे पहले कर लेनी है। अब शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से विषय अध्यापक मैपिंग कैसे करनी है, कक्षा अध्यापक मैपिंग कैसे करनी है, उनसे जुड़े वीडियो में चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैंने वहां उन वीडियो के लिंक उपलब्ध करवा रखे हैं। तो आप उन वीडियो की सहायता लेकर सबसे पहले अपने शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से विषय अध्यापक मैपिंग आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। तभी आपको यहाँ जो भी विषय आप पढ़ा रहे होंगे वो आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे, अन्यथा आपको यहाँ खाली दिखाई देगा। हालांकि साथियों मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ दिला दूं कि मैंने मेरे विद्यालय के विषय अध्यापक मैपिंग कर दी है, परंतु शाला दर्पण पर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय कोई तकनीकी इशू है, उस कारण से वो विषय यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो यदि आपने आपके विद्यालय में विषय अध्यापक मैपिंग पहले से कर ली हो और विषय आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही शाला दर्पण टीम इस समस्या का समाधान भी कर देगी। और आपने यदि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से विषय अध्यापक मैपिंग कर रखी होगी तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले अपने आप होने लगेगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरे बिंदु पर आपसे जो जानकारी चाहिए जाएगी, विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। आपकी विगत 6 माह कौन से हैं? यहाँ आपसे क्लियर हो जाता है कि 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक आपकी औसत भौतिक उपस्थिति कितनी रही है। आपको यहाँ स्पष्ट लिखा गया है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। तो इसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यदि आपकी औसत भौतिक उपस्थिति 60 से कम है तो आप 60 से कम सेलेक्ट करेंगे, 60 से 80 तक है तो आप 60 से 80 सेलेक्ट करेंगे, और 81 से अधिक है तो आप 81 से अधिक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर यदि आप रहे हो। मतलब सीधी सी बात है कि यदि आप प्रतिनियुक्ति पर कहीं भी रहे हो तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, हाँ और नहीं। तो आप रहे हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं रहे हैं तो ना पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप ना पर क्लिक करेंगे ना यहाँ सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अब आपको साथियों यहाँ आना है। यहाँ आपको जो बिंदु दिए गए हैं उनको ध्यान में रखना है। 1.3 में कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। आपको यहाँ रेटिंग देनी है। जो बिंदु यहाँ दिए गए, जो भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे, सिंपल भाषा में कहें तो जो भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे उनकी आपको रेटिंग 1 से 5 के मध्य में करनी है। मतलब सबसे लो रहेगा आपका 1 और सबसे हाईएस्ट रहेगा आपका 5। तो आपको 1 का मतलब क्या है यहाँ क्लियर किया जा रहा है। 1 का मतलब औसत से कम, 2 का मतलब औसत, 3 का मतलब अच्छा, 4 का मतलब बहुत अच्छा और 5 का मतलब उत्कृष्ट। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ रेटिंग कैसे देनी है। यहाँ पर आप स्पष्ट लिखा गया है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वमूल्यांकन। आप शिक्षक हैं या संस्था प्रदान है तो आपका स्वमूल्यांकन आप यहाँ करेंगे। मतलब 1 से 5 के बीच आपको, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि पहले बिंदु पर छात्रों और साथियों को प्रोत्साहन कर संवैधानिक मूल्यों का यदि आप सम्मान करते हैं तो यहाँ रेटिंग देंगे। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितनी रेटिंग करते हैं। ये जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जैसे मैं यहाँ हाईएस्ट मेरी रेटिंग करता हूँ 5, मैंने 5 अंक यहाँ दे दिए हैं। उसके बाद
जो जो भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को आपको इस तरह से रेटिंग देनी है। मान लो कि मैं जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा हूँ उस पे मैं 4 नंबर में अपने आप को देना चाहता हूँ या रेटिंग देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 4 एंटर कर लूंगा। इस तरह आपको यहाँ इस पहले जो हमारा टीएफ भरा जाता था थोड़ा सा उसमें और इसमें अंतर कर दिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा हुआ है मूल, मूल्य और नैतिकता से संबंधित आपको ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उसकी रेटिंग आपको यहाँ करनी है। उसके बाद पेशेवर ज्ञान की समझ से संबंधित आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी रेटिंग आपको यहाँ करनी है। उसके बाद व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता से संबंधित आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, तो उसकी रेटिंग आपको यहाँ करनी है। फिर आपको आगे यहाँ जो पूछा जाएगा वो व्यावसायिक विकास और वृद्धि से संबंधित पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उसकी रेटिंग आपको यहाँ कर देनी है। तो जो भी रेटिंग आप देना चाहते हैं अपने आप को, वो रेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे जो आपको ये कॉलम आपको यहाँ लॉक मिलेगा, नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन। आपके नियंत्रण अधिकारी जो आपका मूल्यांकन करेंगे वो उनके लॉगिन पर दिखाई देगा, तो आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी आपको लॉक मिलेगा। तो साथियों सबसे पहले मैं यहाँ अपने आप को रेटिंग दे लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपकी प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया। तो इस तरह सभी बिंदुओं पर आप स्वयं की रेटिंग कर लेंगे। और कहीं भी यहाँ जैसे कि मेरा जहाँ कर्सर जा रहा है यहाँ एक बार क्लिक करेंगे तो आपको टोटल नंबर कितने मिले हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो जाने लगेंगे। जैसे कि मुझे 93 दिखाई दे रहे हैं। अब अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ जो देनी है, शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकांकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान की दी गई ग्रेड संबंधित रेटिंग वाले बॉक्स पर टिक करें। तो जो आप ऊपर आपको स्वयं को रेटिंग देंगे, जो नंबर आपको यहाँ आएंगे उसके आधार पर यहाँ ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आप चेंज कर भी नहीं पाएंगे। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो ये चेंज नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इन नंबर के ऊपर। अब आपको आ जाना है यहाँ नीचे की ओर। यहाँ आपको देखना है, यहाँ मिलेगा संस्था प्रदान के कार्य के संबंध में टिप्पणी। संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम पर टिक और लघु हस्ताक्षर करें, ये नियंत्रण अधिकारी के लिए है। तो आप आपके संस्था प्रदान को क्या रेटिंग देना चाहते हैं, जैसे औसत से कम देना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे, औसत देना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, अच्छा देना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, बहुत अच्छा देना चाहते हैं या उत्कृष्ट देना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो आप यहाँ से उचित रेटिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आपके नियंत्रण अधिकारी का नाम आपको यहाँ लिखना है। अब बहुत से साथियों के मेरे पास पहले भी कमेंट आए थे कि हम वर्तमान में जो हमारे नियंत्रण अधिकारी है उनका नाम यहाँ लिखें, या जो पहले हमारे नियंत्रण अधिकारी रह गए हैं उनका नाम लिखें। तो मैं यहाँ आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपसे जो टीएफ भरवाया जा रहा है 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक का भराया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में जिस भी नियंत्रण अधिकारी के अधीन आपने काम किया है उनका नेम आपको यहाँ लिख देना है और उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करने हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपके नियंत्रण अधिकारी कौन है इस पर ये चीज डिपेंड नहीं करती है। जो आपका ये टीएफ भरवाया जा रहा है समय अवधि आपको ध्यान रखनी है, और उस समय अवधि में आपका जो भी नियंत्रण अधिकारी रहा है उसका नाम और आप मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको आगे यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ क्लोज का जो ऑप्शन मिल रहा है इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इस तरह का आपके सामने भाग 2 खुलकर आ जाएगा। भाग 1 का कार्य आप पूर्ण कर चुके हैं, भाग 2 आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगा। तो अब आपको जो साथियों यहाँ बिंदु दिए गए हैं इनको अवश्य पढ़ना है। यहाँ आपको बताया जा रहा है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में आपको वरीयता देनी है। जैसे यदि आपके सामने कोई चुनौती बहुत बड़ी है, जैसे मैं यहाँ बता दूं कि बच्चे की अनियमितता आपके सामने सबसे पहले नंबर की चुनौती है। ये कठिनाई आपको आती है विद्यालय में अध्यापन कराने में, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे कि पहले नंबर पर जो ये चुनौती आप फेस कर रहे हैं बच्चों की अनियमितता, ये आपके लिए सबसे बेहद कठिन चुनौती है। मान लो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि यदि आपसे कोई गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं तो आप यहाँ 2 एंटर कर देंगे। बिल्कुल आप यहाँ एंटर करेंगे और ये 0 जो लिखा हुआ है इसको काट के यहाँ 2 लिख देंगे, तो दूसरे नंबर की आपकी चुनौती ये हो गई। उसके बाद आपको लगता है कि आपके पास पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव है, या फिर
करियर प्रबंधन प्रक्रिया आपको कठिन लगता है कि ये चुनौती आपके सामने आती है, तो आप यहाँ पर जो है इसे 3 क्रमांक की वरीयता दे देंगे। मतलब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि पहले नंबर की चुनौती आपके सामने ये है, दूसरे नंबर की चुनौती आपके सामने ये है और तीसरे नंबर की चुनौती आपके सामने यहाँ है। तो आपको इस भाग को ऐसे फिल करना है। उसके बाद अगला जो भाग है आपको यहाँ फिल करना है, शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। मतलब जिस प्रशिक्षण की आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है उस प्रशिक्षण को आपको नंबर 1 पे लेना है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में यहाँ आपको बता दूं कि मैं नंबर 1 पर अंग्रेजी का प्रशिक्षण लेना चाहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अंग्रेजी का प्रशिक्षण और मुझे दिया जाए, तो मैंने यहाँ अंग्रेजी को ले लिया है। दूसरे नंबर पर मान लो मैं चाहता हूं कि भाई मुझे विद्यालय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए, ये दूसरे नंबर पर मेरी वरीयता है। तीसरे नंबर पर अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कोई भी और चीज सेलेक्ट करें, परंतु मैं मेरे विषय में बता रहा हूं। उसके बाद आगे मैं चाहता हूं कि मुझे योगा का भी वही प्रशिक्षण दिया जाए, तो मैं चाहता हूं कि मुझे योगा का भी प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरे नंबर पे तो मैंने योग का भी प्रशिक्षण मैं लेना चाहता हूं। तो ये मैंने मेरे लिए जो प्रशिक्षण की आवश्यकता मुझे महसूस की जा रही थी उसे घटते क्रम में मैंने वरीयता दे दी है। अब आप यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे कि मुझे पहले नंबर पर जो प्रशिक्षण चाहिए वो कौन सा चाहिए, अंग्रेजी का प्रशिक्षण मुझे चाहिए। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन का प्रशिक्षण मुझे चाहिए, वो मैंने दूसरे नंबर पर ले लिया है। तीसरे नंबर पर मैंने लिया है योग का प्रशिक्षण। तो ऐसे जिन भी प्रशिक्षणों की आपको आवश्यकता हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन से प्रशिक्षण की आवश्यकता है, आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाए, उसकी नंबरिंग करते जाएंगे। अब आगे जो आपसे यहाँ जानकारी मांगी जाएगी 1.8 जो बिंदुओं में शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम पर टिक करें। तो पहला, यदि आपने विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान किया है तो आपको यहाँ टिक बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आगे आपने शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में योगदान दिया है तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। एक से अधिक भी आप यहाँ चुन सकते हैं। आपने कोई क्रियात्मक अनुसंधान किया है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। आपको पुरस्कार यदि कोई मिला है तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे चेक बॉक्स पर। यदि आपने लेखन कार्य भी किया है आपके विद्यालय में तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। आपने कोविड-19 प्रबंधन में कार्य किया है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। रंगोत्सव प्रतियोगिता में यदि आपने सहयोग किया है अपने विद्यालय का तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और अन्य योगदान आपका यदि रहा है तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ आपको राइट का निशान दिखाई देने लगेगा जैसा मेरा मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपका जो डेटा है भाग 2 का वो अपडेट हो चुका है, ये जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको बता रहा है। तो आपको अब ये क्लोज का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आना है साथियों आपको ऊपर की ओर, जहां आपको अब यहाँ जो है अब आप आ चुके हैं भाग 3। यहाँ आपको क्या करना है, प्रशिक्षणों की जो आपने प्रशिक्षण लिया है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करनी है। और आपको प्रशिक्षण की इंफॉर्मेशन दर्ज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि आपको कैसे किन प्रशिक्षणों को यहाँ दर्ज करना है, मैंने आगे वीडियो के आरंभ में ही आपको बता दिया है। अब जो निर्देश हमें यहाँ दिए जा रहे हैं उन निर्देशों को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। इनको हमें ध्यान रखना होगा जो प्रशिक्षण यहाँ हम फुलफिल करेंगे। अब आपको यहाँ शिक्षक संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना 2.1 में आपको ये कहा जा रहा है, ये भाग जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया गया है उसका विवरण आपको यहाँ भरना है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है नीचे दिए संख्या 5, 7 में 1, 2, 3, 4 एवं 5 में कोई एक कोड भरें। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कॉलम संख्या 5 कॉलम संख्या 5 क्या है, ये है प्रशिक्षण में आपकी भूमिका। जो भी आप प्रशिक्षण इंद्राज करेंगे उसमें आपकी भूमिका क्या रही है। यदि आपकी शिक्षक की भूमिका रही है तो आप यहाँ 1 दर्ज करेंगे। यदि आपकी भूमिका प्रधानाध्यापक की है तो आप यहाँ 2 दर्ज कर देंगे कॉलम संख्या 5 में। और यदि आपकी जो भूमिका प्रशिक्षक की रही है तो कॉलम संख्या 5 में आप 3 दर्ज करेंगे। यदि आपकी जो भूमिका सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में है तो आप यहाँ 4 दर्ज कर देंगे। अब आपको यहाँ कॉलम संख्या 7 के लिए क्या करना है, जो आपका कॉलम संख्या 7 है, कॉलम संख्या 7 ये है, यहाँ भी आपको नंबरिंग देनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रशिक्षण यदि डाइट ने दिया है
तो आप यहाँ क्या करेंगे, कॉलम संख्या 1 में 1 लिख देंगे। समग्र शिक्षा ने आपको प्रशिक्षण दिया है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। RACERT द्वारा आपका प्रशिक्षण हुआ है या RACERT द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया गया है तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। और गैर सरकारी संगठन या अन्य ने आपको कोई प्रशिक्षण दिया है तो आप यहाँ क्या करेंगे, 4 भर देंगे। मतलब ये आपको यहाँ जो कॉलम संख्या 5 और 7 में आपको ध्यान रखना है। जो भी आप की भूमिका कॉलम संख्या 1 में 5 में तो आपको क्या करना है, आपकी भूमिका के बारे में जानकारी देनी है। कॉलम संख्या 7 में प्रशिक्षण आपको किसने दिया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी है। तो अब एक प्रशिक्षण में आपको यहाँ ऐड करके बताता हूँ कि आपको कैसे प्रशिक्षण सेव करने हैं। उसके बाद जितने भी प्रशिक्षण आपने लिए हैं वो आप यहाँ दर्ज करेंगे। तो प्रशिक्षण ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ क्रमांक जो 1 आ रहा है ऊपर, सबसे ऊपर, यहाँ आपको कुछ नहीं दर्ज करना है। यहाँ प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम आपको सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जिस भी प्रशिक्षण में आपने भाग लिया है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जैसे FLN प्रशिक्षण, नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित, CC, क्लस्टर स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण, जो भी आपने प्रशिक्षण लिया है। जैसे मैं बता देता हूं कि क्लस्टर स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण मैंने लिया था। तो अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दर्ज हो चुकी है वो क्लस्टर स्तरीय प्रशिक्षण की। आगे तीसरे नंबर के कॉलम पर जो हमें मिलेगा प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक, आपकी किस तिथि को ये प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था वो दिनांक आपको यहाँ चयन करना है। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कैलेंडर बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपको सत्र तो 2023 ही रखना है क्योंकि 1 जनवरी 2023 से जून 2023 तक की इंफॉर्मेशन हम यहाँ दर्ज कर रहे हैं। अब आपने कौन से महीने में प्रशिक्षण लिया है तो यहाँ माह मिलेगा आपको, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जिस भी माह में आपने प्रशिक्षण लिया है वो महीना आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कौन सी तिथि को, जैसे वर्ष ये हो गया, महीना ये हो गया, अब कौन सी तिथि से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था वो तिथि आप यहाँ चुन लेंगे। जैसे मैंने 1/2/2023 को 1 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया था तो मैंने यहाँ चुन लिया है। अब यहाँ 4 नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि, कितने समय का आपका प्रशिक्षण था। तो जो प्रशिक्षण, जितने भी दिन का आपका प्रशिक्षण रहा वो आप यहाँ बता दीजिएगा। जैसा कि मेरा 1 दिवसीय था तो मैंने 1 यहाँ दर्ज कर लिया है। अब आपको यहाँ बताया जा रहा है प्रशिक्षण में भूमिका, आपकी भूमिका क्या रही है उसके लिए आपको यहाँ ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है। आपको यहाँ कोड दर्ज करना होगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने 4 कोड आएंगे। तो पहला कोड है शिक्षक का, दूसरा कोड है प्रधानाध्यापक का, तीसरा कोड है प्रशिक्षक का और चौथा कोड है सामग्री निर्माणकर्ता का। तो मेरी जो भूमिका रही है वो शिक्षक की रही है तो मैं यहाँ 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपसे यहाँ जानकारी चाही जाएगी प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्रशिक्षण में आपने भाग लिया उसका मुख्य बिंदु आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद यदि आप उच्च प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन करवाते हैं तो आपको सब्जेक्ट भी लिखना होगा, ऐसा यहाँ क्लियर किया जा रहा है। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिख दिया है प्रशिक्षण की, जो मेरे प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु क्या था, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ लिख दिया है उसको। उसके बाद आगे आप भी इसी तरह जो भी आपके प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु रहेगा वो यहाँ दर्ज करेंगे। आगे आपको इंफॉर्मेशन देनी है प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता कौन था। तो इस प्रशिक्षण का आयोजन किसने किया उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ भी आपको 1 से 4 में से सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ कॉलम संख्या 7 के लिए स्पष्ट बताया गया है कि यदि आपका प्रशिक्षण डाइट में हुआ है तो आप 1 पर 1 संख्या भरेंगे, समग्र शिक्षा ने आपका प्रशिक्षण करवाया है तो आप 2 भरेंगे, RACERT ने आपका प्रशिक्षण करवाया है तो आप 3 भरेंगे और गैर सरकारी संगठन ने आपका प्रशिक्षण करवाया है तो आप 4 भरेंगे। तो मेरे कंडीशन में मैं यहाँ 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपके लिए लागू रहे वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं उपदेयता की ग्रेडिंग आपको करनी है। तो आप इस प्रशिक्षण को कौन सी ग्रेड देना चाहते हैं ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। भाई आपका प्रशिक्षण A ग्रेड का था, B ग्रेड का था, C ग्रेड का, कैसा प्रशिक्षण आपको लगा है तो आप आपके अनुसार यहाँ प्रशिक्षण की ग्रेडिंग करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेव का बटन मिलेगा तो आपको इस सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर साथियों अभी कुछ टेक्निकल इशू है, इस कारण से जो हमारी ट्रेनिंग है वो सेव नहीं हो पा रही। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय कोई टेक्निकल इशू शाला दर्पण के स्टाफ विंडो पर चल रहा है। तो जब हम ट्रेनिंग यहाँ सेव कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग सेव नहीं हो रही है।
पर जल्दी ही हमारी शाला दर्पण टीम जो है इसमें भी सुधार कर देगी और आपके प्रशिक्षण जो भी आपने प्रशिक्षण लिए हैं, जो प्रक्रिया मैंने बताई है उस तरह से आप यहाँ जब सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके जो प्रशिक्षण है वो यहाँ सेव होकर आपको दिखाई देने लगेगा और ऐसा का ऐसे ही नया खाली कॉलम फिर से आपको यहाँ नीचे दिखाई देने लगेगा। तो फिर आपने एक से अधिक प्रशिक्षण लिए हैं तो फिर आपको इसी तरह जैसे पहला प्रशिक्षण आपने सेव किया है उसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा जितने प्रशिक्षण आपने लिए हैं उन प्रशिक्षण की इंफॉर्मेशन आप यहाँ दर्ज करते जाएंगे। उसके बाद आपसे अगली जो जानकारी यहाँ चाही जा रही है वो चाही जा रही है कि आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यदि आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं किया है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। अब आप आएंगे फिर नीचे की ओर, यहाँ आपसे जानकारी जो चाही जाएगी वो चाही जा रही है कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 रेटिंग कर दें। मतलब आपको यहाँ एक से जो भी आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम से संबंधित, प्रशिक्षण संबंधित, एमडीएम, सीबीओ की कार्यशैली, पीओ की कार्यशैली और संस्था प्रदान कार्यशैली संबंधित आपसे यहाँ जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी रेटिंग आपको 1 से 5 के मध्य देनी है। यदि आप यहाँ 1 लिख देते हैं इस जगह तो उसका मतलब क्या होगा, औसत से कम। यदि आप यहाँ 2 लिख देते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा औसत। 3 लिखेंगे तो अच्छा और 4 लिखेंगे तो बहुत अच्छा और 5 लिखेंगे तो उत्कृष्ट। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको क्या रेटिंग देनी है। तो मैं पहले यहाँ रेटिंग दे लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो साथियों मैंने यहाँ पर जो है वो रेटिंग कर दी है। उसके बाद आप भी इस तरह से यहाँ रेटिंग कर लेंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ जो क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, आपके जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट किए जा चुके हैं, तो आपको यहाँ क्लोज का जो ऑप्शन मिल रहा है इस क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब साथियों आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, अभी जो आप टीएएफ भरेंगे, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं इस समय शाला दर्पण पर 2 जगह टेक्निकल एरर है। एक तो यदि आपने शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर दी है फिर भी आपके सब्जेक्ट वहां शो नहीं हो रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रारंभिक भाग में आपको बताया था कि मेरे सब्जेक्ट वहां पर शो नहीं हो रहे थे, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की हुई है परंतु यहाँ सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे। एक टेक्निकल एरर तो ये है। उसके बाद दूसरी टेक्निकल एरर जो हम टीएएफ ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें ये आ रही है कि यहाँ हम प्रशिक्षण को सेव कर रहे हैं लेकिन प्रशिक्षण सेव नहीं हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी आप डेटा को केवल सेव करेंगे, आपको अभी फाइनल लॉक नहीं करना है जब तक कि ये एरर दूर नहीं हो जाए। जब ये एरर दूर हो जाए मतलब आपको आपके सब्जेक्ट भी शो होने लग जाए, आप आपके प्रशिक्षण को भी ऑनलाइन कर दें, तभी आप फाइनल लॉक कीजिएगा। और हाँ साथियों, यदि आपको भी इसी प्रकार जैसे कि मैं मेरा फिलअप कर रहा था अभी, तो मुझे यहाँ सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, मैंने सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर रखी है फिर भी शो नहीं हो रहे हैं, और जो मैं प्रशिक्षण सेव करना चाहता हूं वह भी सेव नहीं हो रहे। ऐसी समस्या आपको भी आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। और यदि आपका प्रशिक्षण सेव हो रहा है, आपके सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको भी समस्या आ रही है सभी इसी प्रकार की, तो आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि जो हमारी शाला दर्पण टीम है वो जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन ले और जो ये समस्या हमें आ रही है उसका समाधान करें। जब इस समस्या का समाधान हो जाएगा तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है साथियों, जब मैंने फिर आपको याद दिला दूं कि जब ये सारी सूचनाएं आप सही फिल कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फाइनल लॉक का। तो आपको इस फाइनल लॉक वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके डेटा को, यदि आपसे मोबाइल नंबर के थ्रू आगे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, ओटीपी यदि आपके मोबाइल पर आती है, मान लो नया सिस्टम लागू किया जाता है तो ओटीपी आपके मोबाइल पर आती है तो आपको यहाँ ओटीपी दर्ज कर लेना है और आपके डेटा को फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरह से साथियों शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से आपको टीएएफ जो है वो ऑनलाइन करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि भले ही वीडियो लंबा हो लेकिन मैंने आपको संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास इस वीडियो में किया है। यदि आपको फिर भी लगता है कि मेरे वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं निश्चित ही उस कमी को सुधार करने का अगले वीडियो में प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।